आज हम लोग को जो पढ़ना है मेंसुरेशन या मेंसुरल साइकिल के बारे में, कि मेंसुरल साइकिल या मेंसुरेशन क्या होता है ना। फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, मेंसुरल साइकिल का होना आप बोल सकते हैं ये क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो उसी के रिगार्डिंग आज डिटेल बात करेंगे। वैसे तो ये जो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरल साइकिल पूरी तरह से बेस्ड है पिछले क्लास पे जो हम लोग पढ़े थे मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, उसी के रिगार्डिंग या उसी पे बेस्ड पूरा मेंसुरल साइकिल है। हम लोग का जो मेंसुरल साइकिल होता है नाम ही है मेंसुरल साइकिल। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। ह्यूमन के केस में 28 डेज का साइकिल चलता है। ऐसे ये वैरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई फिक्स नहीं है कि 28 डेज ही चले। मेंसुरल साइकिल वैरी करता है, जैसे किसी फीमेल का 26 डे ही चलेगा, किसी का 27, किसी का 28, किसी का 29, अप टू 35 डे का साइकिल हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो बात करेंगे हम लोग, एवरेज अगर देखा जाए तो जो मेंसुरल साइकिल है वो 28 डेज का ही साइकिल होता है। फिर इसी को बांटा जाता है मेंसुरल साइकिल को। शुरुआत का 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज बोला जाता है। ब्लीडिंग फेज जब इंडोमेट्रियम टूटेगा, फिर उसके बाद प्री ओवुलेटरी फेज कहलाता है। फिर आपको ओवुलेटरी 14वां दिन जो होता है ओवुलेटरी फेज होता है, और फिर इसके बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। फिर इसी बीच में फीमेल फर्टाइल होती है। फीमेल का फर्टाइल होना इसी बीच में, मतलब इस बीच में अगर फीमेल को स्पर्म मिल जाएगा तो फीमेल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, या यूँ कहिए कि प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो यही है ये बीच का। तो मेंसुरल साइकिल या इसको हम लोग ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ओवरी का साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया पूरी तरह से बेस्ड है पिछले क्लास पे मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल पे। तो वो तो ओवरी के अंदर हो रहा था। वहीं का हार्मोन कहिए इस पूरी तरह से इसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंसुरल साइकिल। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा डिटेल बात इसमें देखेंगे। तो यही है ओवेरियन साइकिल, या नहीं तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम लोग मेंसुरल साइकिल बोल रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग पूरा डिटेल बात करना है, मेंसुरल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है। नहीं तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसका, ह्यूमन फीमेल का। हम लोग जो बात करेंगे मेंसुरल साइकिल में, तो मेंसुरल साइकिल में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कैसा साइकिल है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसका रिप्रोडक्टिव साइकिल, ह्यूमन फीमेल का। तो आप लिखिए इसमें द रिप्रोडक्टिव साइकिल। नहीं, किस में होगा, इन द फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स किसको बोलता है, प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स की जो बात कर रहे हैं। तो फीमेल प्राइमेट्स में ही हम लोग आते हैं, ह्यूमन। हम लोगों के अलावा एप्स, जितना भी एप्स है, नहीं वो सब फीमेल प्राइमेट के अंतर्गत ही आता है। इवन बंदर उंदर जो है फीमेल प्राइमेट में अंदर आएगा। जैसे फीमेल प्राइमेट जो हम लोग बात किए, तो आखिर फीमेल प्राइमेट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसी फीमेल प्राइमेट्स के अंदर हम लोग क्या बात किए, मंकी आएगा। लेकिन आपको बता दूं मंकी में 2 बात है। एनसीईआरटी आपका मंकी लिख तो दिया है, लेकिन इसमें 2 बात है मंकी में। मंकी जब इवोल्यूशन पढ़िएगा तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। 2 तरह का मंकी आएगा। ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फीमेल में मेंसुरल साइकिल था, और जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उसके फीमेल में ईस्टर साइकिल है। अब फिर एक नया टर्म, सर मेंसुरल साइकिल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ईस्टर साइकिल क्या। तो मेंसुरल साइकिल जिस तरीके से मंथ में एक बार आता है, ईस्टर साइकिल साल में एक बार आएगा।
ईस्टर साइकिल क्या होता है, साल में एक बार। तो जो नॉन प्राइमेट एनिमल है, प्राइमेट एनिमल में चलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट एनिमल है उसमें चलता है ईस्टर साइकिल। नहीं, जैसे गाय वाय के केस में, डॉग के केस में देखिएगा वो लोग का ब्रीडिंग सीजन फिक्स होता है। तो जिसका ब्रीडिंग सीजन फिक्स होगा वो ईस्टर साइकिल है, और जिसका कोई फिक्स नहीं है ब्रीडिंग सीजन तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो महीने में अगर एक बार साइकिल चल रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना भी हम लोग को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना है, लेकिन साल में जो एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर साइकिल बोलेंगे। तो जैसा कि बोला मंकी लिख तो दिया एनसीईआरटी, लेकिन मंकी में दो बात है, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। नहीं, इवोल्यूशन में एक क्वेश्चन भी है, बराबर आता भी है मेडिकल एग्जाम में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हम लोग से ज़्यादा क्लोज था कि न्यू वर्ल्ड मंकी? तो ओल्ड वर्ल्ड वाला, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फीमेल में क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, और न्यू वर्ल्ड मंकी के फीमेल में ईस्टर साइकिल है। तो हम लोग से ज़्यादा क्लोज कौन है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। बट क्या है, एनसीईआरटी मंकी लिखा है तो मैंने भी लिख दिया। मंकी के अलावा एप्स है, गोरिल्ला ओरिल्ला इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा जो बात करेंगे ह्यूमन है, तो हम लोग तो अपनी बात मेनली करना है, हम लोगों को अपने रिलेटेड बात करना है। तो ये सब किस में, प्राइमेट्स एनिमल के अंदर आएगा। और यही लिखा, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी चीज़ को बोला जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो हम लोग बात करें, ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो टर्म अप्लाइड किया जाता है, तो नाम ही है मेंस्ट्रुअल प्लस साइकिल। कहीं भी अगर साइकिल लिख देना, साइकिल का मतलब होता है जिस पॉइंट से स्टार्ट किए घूम फिर के वहीं आ जाए, पाथ कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता है, किधर से भी घूम फिर के अगर आ गया तो वो कहलाता है साइकिल। नहीं, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात करते हैं, तो साइक्लिक चेंज होता है। कहाँ का साइक्लिक चेंज की बात कर रहे हैं, तो यूट्रस में। यूट्रस में भी किसका बात कर रहे हैं, इंडोमेट्रियम का। ह्यूमन फीमेल का यूट्रस में जो इनर मोस्ट लेयर था इंडोमेट्रियम, उसमें साइक्लिक चेंज। नहीं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, द टर्म कौन सा टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात कर रहा है, इज अप्लाइड टू चेंजेज की बात करेंगे, साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज कहाँ पे साइक्लिक चेंज की बात करेगा, कहाँ पे, that occurs in the, क्या लिखो, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम कहाँ का पार्ट है, यूट्रस का। occurs in the endometrium every month। प्रत्येक मंथ की जो बात करें, प्रत्येक मंथ की जो बात करेंगे तो उसमें जो चेंजेज आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअल में मेंस यहाँ पे जो टर्म यूज किया उसका मतलब ही होता है मंथ। यहाँ पे दो टर्म था, मेंस्ट्रुअल टर्म कहाँ से आया, मेंस। मेंस्ट्रुअल टर्म कहाँ से आया, MENES, मेंस। इसका मतलब होता है मीन्स, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंथ। तो मंथ का साइकिल, एक मंथ का साइकिल, तो उसी के लिए टर्म क्या आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मंथ में जो साइकिल चलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तकरीबन 28 दिन। तो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो रिपीट होता है 28 दिन के इंटरवल पे। नहीं, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इन ह्यूमन फीमेल
menstrual cycle repeats. नाम ही है मेंसुरल साइकिल, मतलब मंथली साइकिल, तो मंथली तो लगभग कितना, रिपीट्स एट एन एवरेज कितने दिन का, 28 या 29 डेज, नहीं एवरेज इंटरवल छूट गया, एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। 28 से 29 दिन एवरेज इंटरवल है, या मंथली साइकिल की जो बात कर रहे हैं तो उस पर ये रिपीट होता चला जाता है। मेंसुरल साइकिल की बात करें बच्चों तो ह्यूमन फीमेल में होगा, तो क्या क्या बताया कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ह्यूमन फीमेल का, तो ह्यूमन फीमेल का तो होता ही है, लेकिन नॉर्मल लिखा फीमेल प्राइमेट्स एनिमल में, मंकी में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, एप्स में और ह्यूमन में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मंकी में क्या, ओल्ड वर्ल्ड, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मेंसुरल साइकिल चलेगा, एप्स में चलता है और ह्यूमन में चलता है। मेंसुरल साइकिल अगर टर्म तोड़ा जाए तो मेंसुरल बोले तो मंथली, और दूसरा टर्म है साइकिल, मतलब मंथली साइकिल है, जिस जगह से स्टार्ट करेगा वहीं आके ख़त्म होगा, तो उसको हम लोग मंथली साइकिल बोल रहे हैं। टर्म मेंसुरल साइकिल जो है तो साइक्लिक चेंज जो मंथ में होता है, कहाँ का, तो इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होगा। इंडोमेट्रियम कहाँ का पार्ट बताया था, यूट्रस के अंदर का, अभी बना के भी देखेंगे हम लोग, तो उसका थिकनेस बढ़ना और घटना। मेंसुरल साइकिल कब चलेगा, जब ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगी, तकरीबन 11-12 साल की एज में आएगी ह्यूमन फीमेल, तब मेंसुरेशन स्टार्ट होता है। और जो मेंसुरेशन स्टार्ट होता है, हटाओ उसको क्या बोलते हैं, मीनार्ची, लिख रहे हैं क्या, जल्दी कीजिए। मेंसुरेशन स्टार्ट होगा, जो हम तो लाइव किए ही नहीं, सब चीज़ खोल लिए, लाइव बटन नहीं दबाए, नहीं लाइव है। हमको लगा हम बटन दबाना भूल गए, लिखिए जल्दी। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। आज लाइव डायरेक्ट नहीं है, रिकॉर्ड कर दिए, गलती से हम रिकॉर्डिंग बटन दाब दिए, कोई बात नहीं, बाद में भेज दूंगा, क्लास ख़त्म होगा तो भेज दूंगा। अट्ठाईस से 29 दिन का साइकिल चलता है मेंसुरल साइकिल की जो बात करें। 28 से 29 दिन में बार बार ये क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। हटाओ, हो गया। अब देखिए मेंसुरल साइकिल जो स्टार्ट होगा, क्लीन कर रहा हूँ मैं, हम लोग जो मेंसुरल साइकिल की बात कर रहे हैं तो कभी तो स्टार्ट होगा, तो ह्यूमन फीमेल में मेंसुरल साइकिल स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, जब ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है। नहीं तो जैसे प्यूबर्टी स्टेज में आएगी 11-12 साल के एज में,
तब उसका मेंसुरेशन स्टार्ट होगा। और जो पहला मेंसुरेशन होता है उसको मीनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्ची। द फर्स्ट कुछ गड़बड़ लिखा है। फर्स्ट मेंसुरेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं बिगेन सेट कब? एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज की बात करेंगे जब ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आएगी। एंड इट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसका स्पेशल नाम? मैंने क्या बोला, क्या नाम देंगे इसका? मीनार्ची। नहीं, मीनार्ची बोलता है। फर्स्ट मेंसुरेशन मीनार्ची कहलाता है। ऑल इंडिया PMT 2025 इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला मेंसुरेशन जो होगा मीनार्ची, लेकिन मैंने क्या बोला? एट प्यूबर्टी। तो ह्यूमन फीमेल का प्यूबर्टी कब आएगा? तो वैसे तो देखा जाए तो 8 साल के बाद कभी भी आ सकता है। बात किया जाए तो 8 के बाद कभी भी आ सकता है, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13। लेकिन ऑन एन एवरेज देखें या जनरली अगर बात करें, जनरली आप लिख सकते हो 11-12 ईयर। लेकिन ये बात डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं, जनरली हटा दूं, 11-12 साल डायरेक्ट कर दूं, तो बात गलत हो सकता है। क्लियर? इसीलिए मैंने क्या लगाया? जनरली। बहुत सारी ह्यूमन फीमेल है जिसका कहिए कि प्यूबर्टी स्टेज 8 ईयर के बाद ही आ गया, 9 में आ गया, किसी का 10 में आ गया, कोई 11-12 में, किसी का प्यूबर्टी 13-14 में जाके आता है या मेंसुरेशन स्टार्ट होता है। तो पूरा वेरी करता है ये चीज़। तो इसीलिए मैंने जनरली लिखा 11-12। यहाँ पे जो ओवम होता है रिलीज जो होगा मेंसुरल साइकिल में, जब भी ओवा रिलीज होगा कब होगा? 14वां दिन, 14 डेज। 28 दिन का साइकिल है, उसमें 14वां दिन। तो आप कह सकते हैं मेंसुरल साइकिल के मिडिल में, तभी जाके क्या होगा? ओवा रिलीज होता है। अगर कभी आपसे पूछे कि ओवा कब रिलीज होगा, तो आप बोल सकते हो मिडिल ऑफ ईच मेंसुरल साइकिल। नहीं, क्या लिखेंगे? इन ईच मेंसुरल साइकिल या ईच मेंसुरेशन द ओवा रिलीज्ड middle of the in the middle of the mensuration, मिडिल ऑफ द मेंसुरेशन या मेंसुरल साइकिल की बात कर रहे हैं। नहीं, अब क्वेश्चन है मिडिल में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेंसुरल साइकिल का इवेंट क्या क्या है? तो जैसा कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें 4 इवेंट की हम लोग बात करेंगे। मेंसुरेशन की जो बात कर रहे हैं इसमें 4 इवेंट है या 4 बातें कह सकते हैं मेंसुरेशन में। सबसे पहला बात जो मेंसुरेशन का होता है फर्स्ट इवेंट में, मेंसुरल फेज, जिसको ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? मेंसुरल फेज। दूसरा जो इसका फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूलर। एक और नाम है इसका प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ये भी इसी का नाम है। उसके बाद जो मेन फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवा का बाहर आना होगा। और चौथा इसको बोलते हैं हम लोग लूटियल फेज। बताया था कॉर्पस लूटियम, पिछले क्लास में बताया हुआ है। क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज।
या और भी नाम है पोस्ट ओबुलेटरी, पोस्ट ओब्यूलेटरी फेज। तो देखो 4 भाग में बांट दिया है, मेंस्ट्रुअल फेज या इसको भी हम लोग ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से फिगर से समझाऊं इस तरह से, अगर मान लो 28 दिन का साइकिल चलेगा तो शुरुआत का जो है 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन की जब भी बात होगी तो ये ब्लीडिंग फेज होता है शुरुआत में, या जिसको मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी जानते हैं। तो डे 1 से लेके डे 6 तक आप मान सकते हो, या कोई बुक में 5 भी लिखता है, आप 5 ही लिखो। 14वां दिन ओवुलेशन होना है, 14वां दिन ओवुलेशन होना है। तो ये वाला डे अगर मान लो मैं 14 लिख दिया, 14, तब तो इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 3rd नंबर पे लिखा है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन होने से पहले का फेज, ये ओवुलेशन से पहले का फेज है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे, प्री ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेशन हो गया तो इसके बाद का फेज, तो इसके बाद वाला जो फेज है ये पूरा फेज क्या कहलाएगा, पोस्ट ओवुलेटरी, या इसी का नाम दूसरा क्या लिखा, ल्यूटियल, नहीं ल्यूटियल फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटियल, ल्यूटियल LUETL, ल्यूटियल फेज, नहीं TEAL, ल्यूटियल फेज। तो 4 भाग में बांट दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल को। प्री ओवुलेटरी फेज की बात करता है, प्री ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इस तरह से ल्यूटियल फेज। तो 4 भाग में बांट दिया गया है किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात कर रहे हैं, तो इसको क्या किया है, 4 भाग में बांटा है। जल्दी से लिखिए तब फिर आगे बात करेंगे। अट्ठाईस दिन का साइकिल होगा। कितने दिन का साइकिल होता है, 28 डेज का हम लोग साइकिल की बात करते हैं बच्चों। ट्वेंटी 28 डेज के साइकिल की बात करते हैं, 28 से 29 दिन। यही 28 दिन का साइकिल मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम का थिकनेस और ओवरी में जो ग्रेफेन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन चल रहा है, दोनों साथ साथ चलता है। एक्चुअल में ग्रेफेन फॉलिकुलर के मैच्योरेशन के कारण हार्मोनल चेंज होता रहता है, और हार्मोन के कारण इसका थिकनेस बढ़ता और घटता है। मैंने आपको बार बार बतलाया कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन उस थिकनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, थिकनेस मेंटेन करवाने में हेल्प करेगा। तो थिकनेस को मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बोले तो प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी उसको जाना जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को। क्लियर? जल्दी लिखिए।
ओके, देखिए सामने एक फिगर डाल रहा हूँ, सामने एक फिगर डाल रहा हूँ, हटाओ ना, पीछे लिख लिए, उस पर कुछ बात समझते हैं। ये फिगर पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे, ये तो देख लिए थे ना। तो बताया गया था फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, 13वां दिन तक ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका होता है, 14वां दिन ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करके बाहर आ जाता है, बोले तो ओवुलेशन होता है। 14वां दिन के बाद 15वां दिन से क्या होगा कि कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो कम से कम 9 दिन तक कॉर्पस लूटियम रहता है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन, 9 दिन येलो बॉडी, और उसके बाद बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। सारा बात पढ़ा हुआ है, ओवेरियन साइकिल आपका पूरा पढ़ा हुआ है। अब सीधे नीचे पहले आ जाइए, मैंने क्या बोला, यही यूट्रस का पार्ट है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया आपको। तो शुरू में जो ब्लीडिंग फेज है, तो ये ब्लीडिंग फेज जो ब्लड दिखा रहा है, इसका जो लाइनिंग है इसको तोड़ दिया और यही ब्लीडिंग बाहर आ रहा है शुरू में। तो इसी फेज को क्या बोलता है, मेंस्ट्रुअल फेज। मैंने अभी अभी बताया अप टू, जैसे अगर डे 1 ले यहाँ से, डे 1 टू डे 5, 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल फ्लो चलेगा। उसके बाद बताया ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन, और जैसे जैसे ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन होगा, तो शुरू में तो नहीं, लेकिन जब लास्ट 9वां दिन के बाद थीका इंटरना बन जाएगा, और थीका इंटरना बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगेगा, देखो यहाँ। और जैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगेगा, एस्ट्रोजन जैसे सिक्रीट होगा तो क्या होगा, इसका थिकनेस बढ़ने लगेगा, इसका थिकनेस बढ़ने लगेगा एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। फिर क्या है, ओवा बाहर आ गया, ओवुलेशन होगा, और जैसे ओवुलेशन हुआ, ओवा बाहर आया, तो उसको हम लोग ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। और ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में जैसे ओवा बाहर आता है तो कॉर्पस लूटियम बनता है, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये बढ़ता चला जाएगा, देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया है, तो इसका जो थिकनेस जो था उसको मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। जो थिक हो गया था इंडोमेट्रियम, इसको मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन एक कॉर्पस लूटियम जब तक है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहेगा, जैसे कॉर्पस लूटियम से एल्बिकेंस में जाएगा प्रोजेस्टेरोन डाउन, और जैसे प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा तो इसका जो थिकनेस था वो थिकनेस टूटना स्टार्ट कर देगा। इंडोमेट्रियम जो है ना ये टूटने लगेगा, और जैसे इंडोमेट्रियम टूटने लगेगा मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट, फिर से नया साइकिल स्टार्ट। नहीं, हार्मोन को देखिए, हार्मोन को अगर हार्मोन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मल केस में क्या ज़्यादा था, FSH। लेकिन देखो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करेगा जिस समय ओवा को बाहर आना है FSH थोड़ा सा बढ़ता है, ओवुलेशन करवाने के लिए FSH थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं, और यही FSH। लेकिन जिस समय ओवुलेशन होना रहता है क्या अचानक से बढ़ जाता है, LH। ये वाला जो पार्ट है LH शुरू में कम था, लेकिन एक टाइम के बाद LH बढ़ते जाता है, और यहाँ पे अचानक से ज़्यादा हो जाता है 14वां दिन, 13वां 14वां दिन में अचानक से ज़्यादा होता है, तो इसी को बोला जाता है LH सर्ज। इसी का क्या नाम देते हैं हम लोग, LH सर्ज। LH सर्ज हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जिस समय ओवुलेशन होना है, ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए, मैं बोलूँ LH ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब FSH कम चाहिए। LH FSH साथ में आता है जब भी आएगा। ओवुलेशन होने के लिए देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, नॉर्मल केस में ह्यूमन फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन होता है, थीका इंटरना बनता है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रोजन आ जाता है। मतलब ओवुलेशन के समय क्या ज़्यादा है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है, जिस समय ओवा बाहर आना है नहीं। लेकिन नॉर्मल केस में ह्यूमन फीमेल का प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ओवुलेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम बनेगा, और कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन के कारण ये पिक पे चला जाता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने से। मतलब जिस समय ओवा बाहर आया है
ओवुलेशन के समय क्या ज़्यादा था? एस्ट्रोजन ज़्यादा, प्रोजेस्टेरोन, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया था कॉर्पस लुटियम कितने दिन तक रहेगा? 9 डेज। तो 14वां दिन बाहर आया है, तो 14 + 9 तो 23। 23वां दिन के आसपास ये सबसे मोटा होगा, इसका जो थिकनेस है सबसे मोटा होगा एंडोमेट्रियम का। तो 23वां दिन, तो 23वां दिन के आसपास का कहानी है। और 23वां दिन के बाद जैसे 24वां में आएगा, कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन डाउन, एस्ट्रोजन अप। जैसे प्रोजेस्टेरोन डाउन होने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन जो बढ़ा हुआ था, जो इंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन किया था, प्रोजेस्टेरोन अगर डाउन चला जाए एक लिमिट से नीचे, जैसे प्रोजेस्टेरोन डाउन जाएगा, इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। और इंडोमेट्रियम टूटेगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट। क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग स्टार्ट। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा इंडोमेट्रियम जैसे टूटेगा। क्लियर है? तो जिस समय इंडोमेट्रियम टूटा, एंडोमेट्रियम टूटते वक्त क्या कंडीशन था? प्रोजेस्टेरोन कम तो एस्ट्रोजन ज़्यादा। जिस समय ये टूटा है उस समय क्या है? LH कम तो FSH, LH कम तो FSH ज़्यादा। तो ब्लीडिंग फेज की अगर बात करें, ब्लीडिंग फेज तो जो कंडीशन उधर है सेम यहाँ पे लगा देना ब्लीडिंग फेज। जो ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज का अगर कभी आपसे हार्मोनल कंट्रोल पूछे तो जो लास्ट में था वही शुरू में होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या ज़्यादा है? एस्ट्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन कम तो एस्ट्रोजन ज़्यादा। और क्या ज़्यादा है यहाँ पे ब्लीडिंग फेज की जो बात कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग फेज में क्या हो गया? LH कम, FSH ज़्यादा। क्लियर है? तो जो लास्ट वाला है वही शुरू वाला है। आपको दुए को याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक मेंस्ट्रुअल फेज से पूछता है क्वेश्चन, कुछ समय कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, कौन सा हार्मोन कम है। और एक पूछेगा आपको लास्ट में ब्लीडिंग फेज। तो जो शुरुआती फेज होगा वही ब्लीडिंग फेज। यहाँ जो है सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है। और मेंस्ट्रुअल फेज कहिए नहीं, जल्दी से कवर कीजिए। फिगर नहीं बनाना है, फिगर में दूसरे तरीके से फिगर बनाएंगे हम लोग। बना दूँ क्या? इस तरह से फिगर बनाओ, ये फिगर आप नहीं बना पाओगे ऐसे। डे 1 लिख लेना है, डे 28 या 29, 14वां दिन ओवुलेशन। अब यहाँ लिख देना है, यहाँ ओवुलेशन के समय एस्ट्रोजन ज़्यादा तो प्रोजेस्टेरोन कम, प्रोजेस्टेरोन कम। LH ज़्यादा तो FSH कम। यहाँ पे बात पलट दीजिएगा। क्लियर है? जल्दी कीजिए। सारा हार्मोनल कंट्रोल के कारण होता है, हार्मोन ही कंट्रोल करता है पूरा मेंस्ट्रुएशन को। थोड़ा भी चेंजेज आ जाए हार्मोन में तो ह्यूमन फीमेल का मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ा जाता है, इरेगुलर हो जाता है। बहुत सारी फीमेल ऐसी भी है जिसका मेंस्ट्रुएशन 20 दिन में रिपीट हो जाएगा, किसी का 21 दिन, किसी का 22 दिन, या इरेगुलर हो गया। डेट था मान लीजिए 10 तारीख को आ गया, 5 तारीख को आ गया, 4 तारीख को। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण इस तरह का चीज़ें होती है। प्रोजेस्टेरोन जहाँ डाउन जाएगा एस्ट्रोजन से, ब्लीडिंग स्टार्ट। एस्ट्रोजन से जैसे प्रोजेस्टेरोन डाउन जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करके रखा था? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा था। एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। हो गया। आज बॉयज लोग कहाँ भाग गया? आप लोग एक दिन आइए, एक दिन नहीं आइए, फिर अगला दिन आइए, फिर नहीं आइए। जिसका पिछला क्लास छूटल है ना, सब रट्टा मारेगा। और जो पिछले क्लास किए हुए हैं
उसको सब समझ में आ गया होगा कब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, कब एस्ट्रोजन बढ़ता है। सारा एक दूसरे से कोरिलेट है। यही रीजन है भिकना फाड़ी और बाजार समिति में पढ़ाने का मन नहीं करता अब, जबकि सबसे प्यारा सेंटर मेरा यही है, सबसे पहला सेंटर। क्या है कि आज बच्चा आएगा, 2 दिन बाद फिर, मतलब 2 दिन 3 दिन फिर गोल, फिर नया बच्चा रहेगा जो आज नहीं आया है, फिर वो गोल। जब तक आप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़िएगा तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट चाहिए तो कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर बेकार है तब। क्वेश्चन ऑफिस में आ चुका है, दे दिए हैं, जब भी डाल दे वो, अगले क्लास डाल दे, उसके अगले डाल दे, उसके अगले डाल दे। आज भी हो सकता था, क्या कि क्वेश्चन हम परसों ही भेज दिए थे, इसीलिए बॉय लोग गोल है, टेस्ट वाला बोले हुए थे। वैसे आज भी हो सकता था, क्या कि क्वेश्चन ऑफिस में आ गया। अब कब लेना है उस पर डिपेंड करेगा। यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहाँ तक पढ़ा है वहीं तक क्लियर है। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना है, कभी भी डाल देगा। और जब भी लगाना होता है हमको सुबह में फ़ोन कर देगा, आज मत आइएगा सर, हम समझ जाते हैं क्यों नहीं बुलाया। मेरा काम ख़त्म है, क्वेश्चन बना के ऑफिस में हम डाल दिए, अब उसका काम है किस दिन लेना है, ठीक है। तो डेट जानबूझ के नहीं बताया जाता है, खाली हिंट किए थे तो गोल है, बता देंगे तो और गड़बड़ होगा। कंकरबाग में ठीक है, बताते हैं उस दिन ज़्यादा अटेंडेंस रहता है। अभी पिछला जो टेस्ट लिए हम कंकरबाग में, तो उसमें नॉर्मल जितना बच्चा आता था तो उससे 5 गो बढ़ा के टेस्ट पेपर भेजे। जैसे जब भी 5 बच्चा एक्स्ट्रा लेके भेजते हम लोग, मालूम चला वो 5 ख़त्म हो गया जो एक्स्ट्रा वाला था, अब फिर दोबारा करा के मंगाए, और संजोग देखिए वो भी ख़त्म हो गया। तब थर्ड टाइम अब कितना भेजते, 2 गो बच्चा एक्स्ट्रा आ गया था। और तब क्या किए, वही क्वेश्चन पेपर को हाफ हाफ दिए और दोनों को दूर दूर बैठाए, एगो को ऑफिस, 2 को ऑफिस में बैठा दिए। अब बोले हो जाए तो चेंज कर लेना। तो वहाँ बोल के लेता है तो वहाँ बच्चा आता है, टेस्ट देने जरूर आता है, भले क्लास करने आए कि नहीं। यहाँ का बच्चा उल्टा है, क्लास करने आएगा, टेस्टे में गोल। आप लोग सब आइएगा तो हमको क्या दिक्कत है, जैसे बता के लेंगे, डेट बता दिया जाएगा। अभी जैसे वहाँ एक 5 तारीख को टेस्ट होने वाला है, पहले से अनाउंसमेंट है, यूनिट टेस्ट 5 तारीख को, 5-6 पहले से डेट अनाउंस है कि उसमें टेस्ट ही होगा, है ना। आपको भी देना होगा तो जा सकते हैं। 12 से 2 में टेस्ट है 5 तारीख को, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। 12 के बैच में बैक टेस्ट 11th वाला चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा यूनिट। और उसमें प्राइज रहेगा एस्थेटोस्कोप आला, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज आला। डॉक्टर के पास जो होता है एस्थेटो, है ना। तो अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो तो डेट बता दिया, 12 से 2 में घुस जाइएगा। आई कार्ड लेके जाइएगा, फुल पेड होना चाहिए, नहीं रोकेगा, है ना। ऐसे तो उस सेंटर का टेस्ट है, बट जा सकते हैं। 1-2 को पहुंचेगा तो नहीं रोकेगा, ज़्यादा पहुंचेगा तो भगा देगा। खैर, क्या है कि सीट वहाँ पे एकदम पैक हो जाता है ना, क्लासरूम हमको ऑफिस में बैठाना पड़ता है, हम जिस चेयर पे बैठते हैं उस पे बैठाना पड़ जाता है बच्चे को टेस्ट के दिन। हाँ, 2-3 को चेयर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है टेस्ट वाले डे में।
ऊपर से मिक्स करके बैठाते हैं बॉयज़ गर्ल्स इस तरह से। जैसे दो गो सहेली है जो रोज़ बैठती है तो इसको तोड़ना जरूरी है। एगो उधर एगो उधर। इस बार तो सोच रहे हैं 3 क्वेश्चन सेट बनाएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों अलग अलग डालेंगे। एक बेंच पे 3 सेट जाएगा, तीनों अलग। सोचे ऐसा ही है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बन के तैयार, कल ही बना के हम तैयार कर दिए, खाली सेट चेंज नहीं किया अभी। एक सेट क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार है, तो उसी का क्वेश्चन सफल करना होता है। मतलब जो 1 नंबर में सेट ए में है तो बी में मालूम चलेगा वो 20 नंबर में मिलेगा, सी में मालूम चलेगा वो 50 नंबर में मिलेगा। क्वेश्चन वही सफल करना रहता, तो वो किए नहीं है, कर लेंगे। खैर क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या बताया, मेंसुरेशन फेज। तो मेंसुरेशन के समय क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन ज़्यादा, एलएच कम, एफएसएच ज़्यादा। नहीं, जिस समय ओवुलेशन होना है मेन यही पूछता है, ओवुलेशन टाइम। ओवुलेशन टाइम में आपको याद क्या रखना है, ओवुलेशन टाइम में एलएच ज़्यादा, देखो दोनों याद नहीं रखना है, एलएच एफएसएच में एगो ज़्यादा तो एगो कम होगा ही होगा। तो एलएच ज़्यादा और एस्ट्रोजन ज़्यादा, तो पक्का है एलएच ज़्यादा तो एफएसएच कम, एस्ट्रोजन ज़्यादा तो प्रोजेस्टेरोन कम। क्लियर है। इसी बात को टेक्स्ट से कर लेते हैं, टेक्स्ट। तो जस्ट टेक्स्ट मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। कि लिख दूँ जो बताया वही चीज़। चलिए देखिए, बोलिएगा तो लिख भी देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो टेक्स्ट पे करते हैं इसको चेंज। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो 4 फेज के बारे में बात किए। पहला फेज, द साइकिल स्टार्ट विथ मेंसुरल फेज, ब्लीडिंग फेज जिसको बोले नहीं, तो इसी को बोलता है व्हेन मेंसुरल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक रहेगा। ऐसे ये भी वेरी करता है, 5 ही लिखा है, किसी किसी फीमेल में 6ठा 7वां दिन तक भी वेरी कर जाएगा, है ना, ब्लीडिंग फेज। लेकिन एक ऑन एन एवरेज 3 to 5 डेज का होता है। तो यही फेज जो ब्लीडिंग फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, यही ना ब्लीडिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप कहिए कि बाहर आ जाएगा, मेंसुरेशन बोलते हैं। तो डे 1 2 3 4 5 जिसको हम लोग क्या बोले, ब्लीडिंग फेज। इसी को हम लोग क्या बोले बच्चों, ब्लीडिंग फेज। तो एक तो ब्लीडिंग फेज हो गया। फिर अगला फेज में जाएंगे, नेक्स्ट फेज में क्या हो जाएगा, मेंसुरल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म ए फ्लूइड दैट कम आउट थ्रू द भेजाना। आपको पता है कि भेजाना होते हुए वो क्या होगा कि बाहर आ जाता है। तो यही ब्लीडिंग फेज की बात कर रहा है। कहाँ से बाहर आएगा, भेजाना होके ये बाहर आता रहता है। नहीं, जो ब्लीडिंग फेज है तो ये क्या बात करेंगे, कहाँ से बाहर आएगा, तो भेजाना होते हुए ये बाहर आता रहता है। अगला लाइन इसी में मेंसुरल फेज की जो बात कर रहा है, तो देखो ओवरी का क्या स्टेटस है। तो जिस समय ब्लीडिंग हो रहा होता है कॉर्पस एल्बिकेंस होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस होगा। आप कह सकते हैं कि दूसरा साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिखो मेंसुरल यूजुअली अकर्स अबाउट 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन। मेंसुरेशन कब स्टार्ट होता है, ओवा 28 दिन का साइकिल है, 14वां दिन ओवा बाहर आया तो 14 दिन बचा ना, तो 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन। इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तभी तो मेंसुरेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है दैट मीन्स प्रेगनेंसी क्रिएट हो गया है। और एक बार प्रेगनेंसी क्रिएट होगा तो अप टू 9 मंथ तक किसी तरह का कोई मेंसुरेशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंसुरेशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, पहला इंडिकेशन प्रेगनेंसी का यही होता है। अगर कोई फीमेल है उसका मेंसुरेशन डेट जो था, मान लीजिए डेट पास कर गया, मेंसुरेशन नहीं आया और हाल फिलहाल फीमेल कपुलेट की है, तो 99% चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट होगी। मेंसुरेशन का पास हो जाना क्या कहलाएगा, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं तो वो ज़्यादा चांस है कि वो कैसी होगी, प्रेगनेंसी की बात करेगा। इसी फेज की बात कर रहे हैं। अगर ब्लीडिंग फेज रुक जाए, ना आए, तो क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी फेज हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, ओवा फर्टिलाइज कर गया होगा। मेंसुरल फेज में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हाउएवर इट मे आल्सो बिकॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलेइंग काउज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। नहीं,
क्या मतलब? कह रहे हैं कि मेंसुरेशन कभी कभी पास आउट हो जाता है, स्किप भी हो जाता है। पुअर अगर हेल्थ कंडीशन है, पुअर हेल्थ कंडीशन है, या स्ट्रेस कंडीशन में फीमेल है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मालूम चलता है ब्लीडिंग होना था, हो भी नहीं किया, है ना। तो हमेशा ब्लीडिंग का रुक जाना या मेंसुरेशन का रुक जाना प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल अगर कपुलेट किए तो चांसेस है, मैंने क्या बोला, अगर ह्यूमन फीमेल का मेंसुरेशन रुक गया और हाल फिलहाल वो कपुलेट की है तो 99% चांसेस है, तो 1% चांसेस नहीं भी है। तो 1% चांस कौन सा है जहाँ नहीं होगा? तो पुअर हेल्थ कंडीशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में फीमेल रही तो हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसमें मेंसुरेशन कभी कभी एस्केप मार देता है ना। हमेशा ये सारी है। अगर फीमेल मान लीजिए कपुलेट की ही नहीं है तो एस्केप मार देगा, तब मेंसुरेशन वाला पार्ट नहीं होगा, मेंसुरल फेज तब नहीं होगा। अगर एस्केप मारी हुई है, एस्केप मारी है तब। क्लियर? नेक्स्ट है इसी में टोटल अमाउंट ब्लड जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है? 30 से 50 ml। ब्लीडिंग फेज में जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है? 30 to 50 ml। नहीं मतलब 1 मंथ में 50 ml ब्लड आप कह सकते हैं ह्यूमन फीमेल में यूं ही बर्बाद चला जाता है मेंसुरेशन में। और जो ब्लीडिंग होता है तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि जो इंडोमेट्रियम की हम लोग जो बात करते हैं, इंडोमेट्रियम वाला पार्ट, एंडोमेट्रियम ही टूटेगा। तो ये तो बाहर का है पेरीमेट्रियम, इधर भेजाना है, इसी में मायोमेट्रियम होता है। इसी में क्या होता है? मायोमेट्रियम मस्कुलर होता है। बताया गया था फंडस रीजन में सबसे मोटा होता है मायोमेट्रियम। जैसे जैसे सर्विक्स की ओर आएंगे इसका मतलब पतला होता जाता है। ये मस्कुलर है, मायोमेट्रियम की बात किए थे, नाम ही है मायो, मायो मतलब मसल्स, तो ये तो मायोमेट्रियम है। लेकिन बात कर रहे हैं इंडोमेट्रियम, तो ये जो इंडोमेट्रियम है इसी में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब था। तो जैसे इंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट करता है, ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो क्या होगा? अंदर ब्लीडिंग हो जाएगा। और जैसे ब्लीडिंग होगा तो हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग टाइम है 2 to 6 मिनट। तो ब्लड हमारा क्या कर जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। और यही जो ब्लड क्लॉट क्या करेगा, यही क्लॉटेड ब्लड को फिर तोड़ा जाएगा, और यही क्लॉटेड ब्लड जो टूटेगा तो वही मेंसुरल फ्लो में बाहर आता है। तो आप कह सकते हो मेंसुरल फ्लो में जो बाहर आता है कौन सा ब्लड होगा? तो आंसर क्या करेंगे? क्लॉटेड ब्लड। क्लॉटेड ब्लड ही बाहर आता है। नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस ब्लड फॉर्म क्लॉट। कौन सा ब्लड? यहाँ पे क्लॉट, क्या कि क्लॉटिंग टाइम 2 to 6 मिनट ही है। कहाँ पे क्लॉट करेगा? यूट्रस में, इन द यूट्रस। यूट्रस में ब्लड क्लॉट कर गया, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंजाइम सब आएगा जो इसको तोड़ेगा, क्लॉट को तोड़ता है, क्लॉट बस्टर आएगा। लेटर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, क्या नाम है? फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम सब आएगा। कहाँ से आएगा? फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम फॉर्म द यूट्रस। फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम ब्रेक द क्लॉट, ऐसे लिखिए, ब्रेक द क्लॉट। क्लॉट इनसाइड, अंदर में ही तोड़ देगा यूट्रस, क्लॉट को तोड़ देगा यूट्रस या डिजॉल्व कर देगा। और ह्यूमन फीमेल में जो बाहर आएगा तो यही ब्रेक जो किया क्लॉटेड ब्लड, तो आप लिख सकते हैं क्लॉटेड ब्लड जो था जिसको ब्रेक कर दिया गया, यही क्या आएगा? बाहर आएगा। सो द ब्लड इन मेंस ऑलवेज रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, इसीलिए कैसा आता है? लिक्विड स्टेट। तो यही क्लॉटेड ब्लड बाहर आता है, तो आप लिख सकते हो सो द ब्लड इन मेंस आर इन लिक्विड स्टेट। नहीं
तो लिक्विड स्टेट में ब्लड बाहर आता रहता है, तो ये वो एक्चुअल में ताज़ा ब्लड नहीं होता, आप कह सकते हैं क्लॉटेड ब्लड, वही टूटा और फाइब्रोलाइटिक एंजाइम जब तोड़ता है तब आता है। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप में जैसे आएंगे तब तक में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल इधर ये जो चल रहा था, तो मैंने बताया था एक ओवरी राइट साइड में होता है, एक ओवरी लेफ्ट साइड में होता है। तो एक ओवरी में आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लीडिंग कब हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन कम एस्ट्रोजन ज़्यादा है। इस कंडीशन में दूसरे साइड ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन चल रहा होता है। आप कह सकते हो कि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है दूसरे ओवरी में, एक साइड ब्लीडिंग चल रहा था नहीं, लेकिन जैसे ब्लीडिंग खत्म होने को रहेगा तो प्राइमरी फॉलिकल जो था, याद कीजिए जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में था वो मैच्योर हो जाएगा और मेटाफेज सेकेंड स्टेज में आ जाएगा, जो पिछले क्लास में बताया गया था कि जो प्रोफेज फर्स्ट मैंने बताया था, ह्यूमन फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेती है उस समय उसका किस स्टेज में रहेगा फॉलिकल, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, लेकिन जैसे प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में आ जाएगा और आफ्टर प्यूबर्टी एक पोलर बॉडी बनेगा, एक पोलर बॉडी। तो ये सब बात आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो प्राइमरी फॉलिकल है तो वो क्या करेगा, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ग्रो ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल ड्यूरिंग दिस फेज। तो यही चीज़ है, यहाँ पे देखिए यही प्राइमरी फॉलिकल था, धीरे धीरे मैच्योर होता गया, यहाँ ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया। ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और ये मैच्योरेशन होने में कितना टाइम लगा, 13 डेज, 13वां दिन में ये मैच्योर हो चुका है। ग्रेफियन फॉलिकल कब मैच्योर होगा, 13वां दिन। कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप लिख सकते हो 5 डेज, 5 से 13 दिन में ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और जैसे ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होगा तो आपको अच्छे से पता है थीका इंटरना बन चुका होगा। क्या बन गया है, थीका इंटरना। और थीका इंटरना क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसका मतलब कब सिक्रीट करेगा, तो ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन तेज हो जाएगा ह्यूमन फीमेल में, ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा ह्यूमन फीमेल में, तेज हो जाएगा नहीं। और एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ेगा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टार्ट, तो यही एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो बढ़ रहा है तो इसी के इन्फ्लुएंस से एंडोमेट्रियम का थिकनेस क्या होगा, धीरे धीरे ह्यूमन फीमेल का एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ये तो मायोमेट्रियम है। तो यही जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से क्या बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम का थिकनेस। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा ये एंडोमेट्रियम क्या होगा, मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, मोटा होना स्टार्ट कर देगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया। और एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के थिकनेस को बनाने का काम करता है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये जो फेज आएगा, इस फेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस फेज में क्या होगा कि ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे चेंज आएगा तो पिट्यूटरी हार्मोन में भी चेंज आएगा। याद कीजिए पिट्यूटरी दो तरह का हार्मोन निकाल रहा था, FSH और LH, दो तरह का हार्मोन निकाल रहा था नहीं। तो जैसे यहाँ पे चेंज आया, एस्ट्रोजन आएगा, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, जल्दी से तेजी से बनाओ, क्या बनाओ, FSH और
LH। तो आपको बता दूं FSH और LH का भी सिक्रेशन क्या होगा यहाँ पे, तेज हो जाएगा। FSH और LH। आपको मैंने ये भी बताया था एंट्रम, एंट्रम का फॉर्मेशन कौन करवा रहा था, FSH। तभी तो ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर करेगा, तभी तो ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर करेगा। यही जो एंट्रम था, ये जो कैविटी था, ये कैविटी बनवाने में किसका रोल था, ये जो कैविटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्योंकि FSH का सिक्रेशन यहाँ से तेज हो गया था। तो जितना ज़्यादा रहेगा FSH उतना ही ज़्यादा एंट्रम बनता जाएगा। ये भी क्या हो गया, FSH का सिक्रेशन तेज, तो इसी यहाँ पे जो है जिसमें लिक्विड भी भरा होता है, लिक्विड फॉलिकुला है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये पूरा फिगर पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एंट्रम। क्लियर है। तो एंट्रम, तो पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो ग्रेफेन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन हो जाएगा। तो सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक की जो बात करें, LH एंड FSH इंक्रीज टू बास द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जैसे ही करेगा क्या बढ़ जाएगा, FSH और LH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। क्लियर है। हटाऊं, देखो, तो यही बता रहा है, यही ग्रेफेन फॉलिकुलर के मैच्योरेशन की बात कर रहा है। यही मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल अगर आपको याद हो तो इसी में मैंने क्या बोला था, सबसे बाहर होता है थीका एक्सटर्ना, देन बताया था थीका इंटरना, देन बताया गया था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फिर बताए थे एंट्रम, फिर बताया था क्यूमुलस सुफोरिकस, फिर इसी में बताया गया था कोरोना रेडियाटा, फिर अंदर में बताया गया था जोना पेलिसिडा, तब एक मेम्ब्रेन। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे पूरा डिटेल में, एक क्लास, सिर्फ इतना ही बात बताने में लगा था। तो ये ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर हो गया था। FSH इसको बनवाने में हेल्प किया था, FSH। तो जैसे ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर होगा तो थीका इंटरना सिक्रीट करेगा क्या, एस्ट्रोजन। ये कौन सा फिगर है, ये मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल का फिगर है। ये कौन सा फिगर है, तो ये वाला फिगर को उठा के यहाँ बनाया गया, मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल। तो इसी को बाहर निकाल के दिखा है। और एक बार मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल बन गया है मतलब थीका इंटरना बन गया। थीका इंटरना बन गया तो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को वो क्या करवाएगा, तेज करवा देगा, फास्ट करवा देगा। तो इसी बात को मैंने टेक्स्ट में लिख के भी रखा है, ये द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कौन, LH एंड FSH इंक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फीमेल। नहीं, कि ग्रोइंग जो फीमेल है उसमें ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो यहाँ पे है, तो यही ग्रेफेन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन जो हुआ इसमें एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होने लगेगा और वही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इसको क्या करेगा, FSH और LH के सिक्रेशन को बढ़वा देगा। नहीं, जल्दी लिखिए। इवन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसमें माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम के वाल को रिपेयर करने का भी काम करता है, बनाता भी है प्लस क्या करता है, रिपेयर ये सब भी करने का काम करेगा। तो पहले लिखो, मेंसुरेशन के बाद अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन और देन प्रेगनेंसी। अगले क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर सारा लाइन लिख के किए तब नहीं ख़त्म होगा, तब एक क्लास और। कुछ टेक्स्ट अगर डायरेक्ट कर लिए PPT पे तब अगले ही क्लास में सिलेबस इस चैप्टर का क्लोज। आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन बना के देख सकते हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नहीं टेस्ट कभी भी हो सकता है, दे दिए हम, मैं दे दिया मतलब मेरे कमांड से बाहर है अब टेस्ट।
अगले को कन्विंस कीजिएगा, अगला कन्विंस हो गया तो ठीक, क्योंकि जितना पढ़ाया हूँ उतना ही में क्वेश्चन दिया है, उसके बाद फिर टेस्ट लूँगा फुल में, नहीं समझे? अभी जितना पढ़ाया हुआ उतना ही में है, तो थोड़ा लंबा चल गया ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में 2 गो टेस्ट हो जाएगा आपका, एक हाफ फिर हाफ। नहीं, मेनली उसमें होगा आपको मेल और फीमेल वाला पूरा पार्ट, और आई थिंक स्पर्मेटोजेनेसिस का कुछ मिलेगा। नहीं, वो जेनेसिस उसमें नहीं डाले हैं, बताया तो ये थोड़ा लंबा खींचा है ना। चाहते तो बहुत शॉर्टकट, देखो 12 अगर सिर्फ पढ़ाना हो 12 तो शॉर्टकट में निकाला जा सकता है, सिर्फ 12 के रिगार्डिंग अगर बात करते तो, लेकिन आपको बात करना है मेडिकल का, तो मेडिकल के प्रिपरेशन में तब तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, है ना। इस बार का क्वेश्चन देखे नहीं, दिमाग हिलाया है कितने का। अपना एक बच्चा कल फ़ोन किया है बाजार समिति सेंटर का, आप ही लोग, नहीं आपसे सीनियर है, 1 साल सीनियर, तो इधर अभी एग्ज़ाम हुआ आइसर का, आइसर तो शायद 20 नंबर का बायो होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होता है, 20 का 20 बना के आया, बोला सब सही है। साइंटिस्ट बनने का एग्ज़ाम कर सकता है, उससे ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी, बहुत ही अच्छी संस्था है, वहाँ से अगर पीएचडी करके आप निकले तो वर्ल्ड का रिनॉल्ड साइंटिस्ट में से एक बन के आप निकल सकते हैं, अच्छा जगह है, ऐसा ही सब में होना अच्छी बात है ना। बहुत कम सीट होता है, तो कल ही फ़ोन किया रात में। हाँ, उसमें मैथ भी होता है, उसमें है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ होता है, और शायद जनरल एप्टीट्यूड होता है शायद, ऐसा ही 4-5 है पूरा, है ना। हम आइसर कभी नहीं दिए, हम गेट नेट के थ्रू फिर आईआईटी मुंबई में इंटरव्यू दिए हैं, फिर भाभा एटॉमिक संस्थान में इंटरव्यू दिए हैं, नहीं भाभा का अलग से एग्ज़ाम भी होता है, तो भी पास किया था। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंकिंग 503 है, 503, एक अच्छा रैंक माना जाता है। किसी आईआईटीएन को बोलिएगा कि सर का 503 है, तब वो समझेगा अरे 503 मतलब बहुत बढ़िया रैंक, ऑल इंडिया रैंकिंग बता रहा हूँ। गेट मेरा 2 बार है, हम 2 बार गेट क्वालिफाई है, एक बार बायोटेक से, एक बार लाइफ साइंस से। लाइफ साइंस से मेरा आया था 503, अब बायोटेक से जो क्वालिफाई किया था उसमें मेरा आया था 3000 के आसपास, 3000 नहीं 2900 कुछ था, तो लमसम 3000, तो 2900 भी रैंक ख़राब नहीं है, लेकिन 503 के सामने ख़राब है, इसीलिए 503 खाली बोलता हूँ नहीं तो मेरा 2 गेट है। गेट का एग्ज़ाम आईआईटी लेती है, आपको बता दूँ, गेट का एग्ज़ाम कौन लेती है? आईआईटी। गेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर आईआईटी में ज्वाइन करता पीएचडी चाहे और भी किसी से कोई स्ट्रीम में, तो वो मेरा एक्टिवेट हो जाता, उसके बेसिस पे लगभग 40,000 रुपया पेमेंट देना स्टार्ट कर देता मंथली। हाँ ज्वाइन करते हो, वहाँ काम भी करते हैं, 38,000 अप्रॉक्स लमसम 40,000, फिर उसमें अथी सब भी है और भी चीज़ इंक्लूड रहता है, तो ऐसा ही मिलता रहता है ना, तो अच्छा चीज़ है। तो बायो वाले लोग आईआईटी में भी घुस के पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए 2-3 बात है, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो बायो है आपका, तो बायो में ढेरों फील्ड है, ढेरों। पहला एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में अगर आपको सरकारी कॉलेज ना मिला मान लीजिए, तो ढेरों कॉलेज है, प्राइवेट है, चाइना है, ये रसिया है, 20-25 लाख में रसिया उसिया से हो जाता है, 25 लाख है। कभी जाना हो तो मिल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भी मिल सकते हैं, हम लोग के पास ढेरों लिंक रहता है ना। अगर मान लीजिए एमबीबीएस ना हुआ तो डेंटल में जाइए, डेंटल ना हुआ, नहीं थोड़ा रैंक डाउन है तो ढेरों है, वेटनरी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथ है, यूनानी है, चिरोपैथी है, फिजियोथेरेपी है,
ये सब नीठी से होगा रैंक डाउन होने का। जैसे टॉप रैंक वाला एमबीबीएस उठा लिया, उसके नीचे वाला डेंटल उठाएगा, उसके नीचे वाला वेटनरी उठाएगा, ऐसे चलता है। सारा का एक ही एग्ज़ाम है। ऐसे कुछ लोग अलग से एग्ज़ाम भी लेते हैं, जैसे हर एक स्टेट कुछ के लिए अलग से एग्ज़ाम भी लेता है। उसके बाद भी है, उसके बाद लैब से रिलेटेड टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड का अलग टेक्नीशियन, मतलब जितना मशीन है उतना तरह का टेक्नीशियन होता है। आप अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का किसी एक टेक्नीशियन भी बन जाओगे तो मिनिमम 1 लाख रुपये आपका रखा हुआ है महीना। मेडिकल लाइन में इतना डाइवर्स फील्ड है। उसके बाद बीएससी वाला होता है ढेर सारा कोर्स। बीएससी से नर्सिंग है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, बीएससी से आप और भी ढेरों चीज़ कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं। अब बीएससी जो करता है ना, बीएससी नर्सिंग, आप जान जाइए एमबीबीएस के जस्ट नीचे होता है, इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस उसको माना जाता है। अगर सरकारी जॉब में जाइएगा तो एमबीबीएस और आपका वेतन में मुश्किल से 1000-1500 का फर्क आएगा, समझे। अगर उधर नहीं हुआ तो ये भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। इधर भी नहीं हुआ, अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो आईआईटी जेम का एग्ज़ाम दीजिए। लगभग जितना भी आईआईटी है सब में बायोलॉजी का पढ़ाई होता है, और आईआईटी प्लस बायोलॉजी का ठप्पा लेके निकलोगे ना बाहर, तो आईआईटी प्लस मैट के ठप्पा से 10 टाइम ज़्यादा बेटर ठप्पा होगा। ठप्पा करने का मतलब आपका डिग्री, तुरंत लोग आपको उठा लेगा, अरे बायोलॉजी प्लस आईआईटी है ना, तुरंत बंदा को उठा लेता है। ढेरों बंदा ऐसा है जो मैं जान रहा हूँ कि आईआईटी प्लस बायोलॉजी से करके अभी कैलिफोर्निया में एज ए साइंटिस्ट, मतलब दामाद की तरह रखता है। तुरंत वो लोग रिसर्च फील्ड में घुस जाता है, तुरंत में लैब वाला उठा लेता है उसको, है ना। तो इसीलिए मैथ प्लस आईआईटी जितना प्लेसमेंट होता है ना, उसका कई गुना ज़्यादा 10 टाइम मोर प्लेसमेंट होगा आईआईटी प्लस बायो का। तो उधर भी जा सकते हैं, और भी ढेरों फील्ड है। फील्ड का कमी नहीं है बायो में, लोगों को पता ही नहीं है। डीएमएलटी है, डीएमएलटी सब भी करके आगे बढ़ सकते हो आप। वो भी नहीं हुआ तो आप दवाई दुकान के लिए क्या आजकल खोजता है, फार्मा। देखो दवाई दुकान वाला खोजते घूमता है। अगर खाली फार्मा का आपको डिग्री रहेगा ना तो 15 से 20 हज़ार घर बैठल देगा कि आप अपना खाली डिग्री यूज करने दे दीजिए। कोई दवाई दुकान जिसका अच्छा चलता है उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा अगर फार्मा नहीं है तो फार्मा वाले को वो लोग बैठा के देता है पैसा कि खाली सर अपना सर्टिफिकेट एगो लटकाने दीजिए हमको, और घर बैठल रहिए, आप दूसरा काम कीजिए, तीसरा काम कीजिए, 20,000 रुपया लीजिए। पहले फार्मा वाला क्या करता था पता है, 4-5 को मेडिकल दुकान में दे दिया, सब जगह से 10 हज़ार उठाए, 50,000 घर बैठल आ रहा है। आजकल थोड़ा टाइट किया है कि एक फार्मा एक दुकान। पहले था एक ही आदमी 5 जगह बांट ले अपना डिग्री, और सब जगह से ले लेता था पैसा। तो वो है, वो भी नहीं है तो बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये को दूगो है। जोड़ाने लगूंगा तो एकदम कम से कम 100 से ज़्यादा कोर्स है जो बायो वाला कर सकता है। आप मैथ वाले में जोड़ोगे ना तो 20 गो तक जेते जेते दम तोड़ देगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग उल्टा करता है, मैथ में ज़्यादा है, इसमें मैथ में क्या 20 से ज़्यादा नहीं। आज जाके सर्च मारना कि मैथ का कोर्स कौन कौन सा है और बायो का कौन कौन सा है, आप करके देख ही लेना आज। तो इसीलिए बायो वाला देखिएगा बेरोजगार नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। मैथ वाला तो आपके घर में भी बेरोजगार है नहीं। मैथ वाले लोग सुनेंगे तो पीटेंगे हमको। अब बाकी इंटरेस्ट वाली बात है, इंटरेस्ट अब मान लीजिए मैथे में इंटरेस्ट है, बायो ज़बरदस्ती इधर ये तो भी गड़बड़ है। तो इंटरेस्ट जिधर है वही करना चाहिए, है ना। लेकिन वही है कि बायो लिए तो बेरोजगार नहीं बैठता, बायो वाला कहीं ना कहीं सेटल कर जाएगा, कुछ ना कुछ उठा लेगा वो, है ना। सबका लेवल अलग अलग है, जिस लेवल का है उस लेवल का चीज़ मिल जाता है उसको। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा तो मेडिकल मिल जाएगा, कम पढ़े तो डेंटल मिलेगा, और कम पढ़े तो वेटनरी मिलेगा, और कम पढ़े तो आयुर्वेदिक मिलेगा, और कम पढ़े तो होम्योपैथ है। ऐसे ही चलता है रैंक के अकॉर्डिंग कहानी। क्लियर। क्या है कि नहींओ पढ़े, बाबूजी के पास माल है तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट है लगभग 50,000 से ऊपर, 58,000 सीट प्राइवेट सीट है मेडिकल कॉलेज का। तो 58,000 लड़का बाबूजी माले दे के ना पहुँचा प्राइवेट में,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने में मिनिमम 75 से लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक लगता है 5 साल करने में। कुछ लोग रसिया भाग जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, 20 से 25 लाख में रसिया में हो जाता है। जहाँ 75 लाख लगता है वहाँ 25 लाख में हो जाएगा, है ना। तो ये सब भी है। अपना बहुत स्टूडेंट रसिया में भी है। इधर ही तो एक आया था, देखे वो ये फेसबुक पे ज़बरदस्ती उनको डलवा दिया। एक फेसबुक पे आया था मेरा कि रसिया में एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें, तो सारा काम वही किया। आया कहता है सर फ़ोन दीजिए, हम बोले काहे, तो एगो पोस्ट मारेंगे आप पे। तो देखते हैं पोस्ट डाल ले बोला आपसे काम बन जाएगा सर, हम लोग से नहीं होता है। खैर चलिए, इधर बात कर रहे थे, तो यहाँ तक क्लियर है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है क्या, क्या बताया कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के थिकनेस को तो थिकनेस बढ़ाता ही है, लेकिन उसको रिपेयर करने का भी काम किसका है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन उसको क्या करेगा, रिपेयर करने का भी काम करेगा। देखो इसी में, तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड हेल्प टू रिपेयर द ब्रोकन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। जो ब्रोकन टिश्यू है, जो ब्लड वेसल्स है, एक्चुअल में मेंसुरेशन हुआ तो टूटा था, तो टूटा तो उसको फिर रिपेयर भी तो करना जरूरी है। तो उसको रिपेयर कौन करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन उसको रिपेयर करेगा। इट ऑल्सो काउज द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। दोनों इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, पहले से बार बार बता चुका हूं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं इसको। और रिपेयर करने का, जो ब्रोकन टिश्यू है उसको रिपेयर करवाने में भी हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन की जो बात करते बच्चों। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। बातें अभी यहाँ पे और भी हैं। एफएसएच स्टिमुलेट करेगा क्या, एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल का ग्रोथ। पिछले क्लास में बताया था सारा बात। एफएसएच ही एंट्रम के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच लिख रहे हो क्या, एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को के ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल है। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंट्रम बनवाने में हेल्पफुल है, एंट्रम को बनाएगा। यही जो फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन। ह्यूमन फीमेल का सेक्स हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन होता है। तो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाने में किसका रोल है, एफएसएच। एफएसएच बढ़ेगा तो फॉलिकुलर का मैच्योरेशन होगा, और फॉलिकल ग्रेफेन फॉलिकल जब मैच्योर होगा तब ना थीका इंटरना बनेगा, और जब थीका इंटरना बनेगा तब ना एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, और जब एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तब ना अंदर का लाइनिंग को मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, उसके थिकनेस को बढ़ाएगा। तो सब एक सीरीज में काम करता है, एक के बाद एक हो गया क्लियर। तो इसी में जो बता रहा हूं, तो चलो देखो बैक करूं, जल्दी कीजिए। बायो एक एक लाइन लिख के पढ़ाऊँ ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लिटरेचर पेपर टाइप का हो जाता है, कितना लिखेगा आदमी, सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बायोलॉजी का फैक्ट बता रहा हूँ, जो भी एक एक लाइन लिखता है उसका पता कीजिए, सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक शर्त पे होगा, जब मैटर काट दे। बहुत जगह है जैसे मैटर कट कर देगा तो हो जाएगा। खैर क्लियर है। यहाँ आगे एक स्टेप आगे आते हैं। तो इसी में जो बात बताया अभी मैं, सेम वही चीज़ क्या बताया, एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा क्या, फॉलिकुलर ग्रोथ। पूरा पढ़ाया हुआ है, पिछले ही क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके थे। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आज का क्लास जिसका छूटा अगला क्लास में दिक्कत कर देगा वो, क्योंकि सब बात पिछले का आ रहा है। मेंसुरेशन तो कहने का है, बता तो मैं पिछले ही क्लास में दिया था। नहीं, फिर क्या करेगा, यही जो ग्रोथ करेगा तो फॉलिकुलर सेल सिक्रीट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन, थीका इंटरना सेक्स हार्मोन होता है, दैट ऑल्सो एडेड इन द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। एस्ट्रोजन फॉलिकल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और दूसरा अभी अभी बताया, एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा क्या, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड हेल्प टू रिपेयर द ब्रोकन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। सेम लाइन
अभी जो बताया वही लाइन है। तो ब्रोकन टिश्यू इस सबको क्या करेगा, मेंटेन करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। थिकनेस बढ़ाने में इंडोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है ये सब। अब क्या होगा कि जब पूरी तरह से थिकनेस बढ़ जाएगा तो ओवा बाहर आएगा। ओवा कब बाहर आएगा, 14वां दिन। तो जैसे 14वां दिन बाहर आएगा ओवा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। तो जिस समय ओवा बाहर आता है तो मैंने आपको बता के रखा है कि कंडीशन क्या चाहिए। देखो कंडीशन क्या चाहिए, मैंने क्या बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात करते हैं तो डे 1 से डे 28 की बात कर रहे थे। डे 1 से लेके 14वां दिन ओवुलेशन और लास्ट में डे 28। नहीं, शुरू में 5 दिन यहाँ पे क्या बोला था, 1 2 3 4 5। डे 5 में क्या था, ब्लीडिंग फेज की बात किए थे, यही ना ब्लीडिंग फेज। और फिर छठा भी ब्लीडिंग हो सकता है, छठा तक। 7वें दिन से फॉलिकुलर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। डे 7 से लेके डे 13 तक क्या था, ग्रेफेन फॉलिकल डेवलप किया था यहीं पे। और जैसे ग्रेफेन फॉलिकल डेवलप किया तो क्या बढ़ गया था, इस कंडीशन में क्या बढ़ रहा था, एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, प्रोजेस्टेरोन कम था। दादा LH बढ़ने लग गया था, FSH कम था। और 14वां दिन की जो बात कर रहे हैं, जब ओवुलेशन होना है तो ओवुलेशन का कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, एस्ट्रोजन ज़्यादा चाहिए, प्रोजेस्टेरोन कम। ओवा को बाहर लाने के लिए एस्ट्रोजन ज़्यादा चाहिए। नहीं, अगर गलती से भी उल्टा कर दीजिए, यहाँ ओवा बाहर ही नहीं आएगा। अगर आपने प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रखा है, एस्ट्रोजन कम रखा है, ओवुलेशन नहीं होगा, ग्रेफेन फॉलिकल फटवे नहीं करेगा। यही चीज़ तो यूज करते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में। प्रेगनेंसी को रोकने वाला जितना भी दवा है वो क्या होता है, रियल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। उस दवा में प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा, एस्ट्रोजन कम। अगर प्रोजेस्टेरोन फीमेल मान लीजिए पहले से खा रही है वो पिल्स, तो फीमेल के बॉडी में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन घट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो ओवा बाहर ही नहीं आएगा, ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगा। ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगा, ओवा बाहर ही नहीं आया तो ओवा फ्लैपियन ट्यूब में नहीं आया। और स्पर्म कहाँ पे आ रहा था, फ्लैपियन ट्यूब में ना, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी को रोकने वाले पिल्स में कौन सा क्या यूज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। लेकिन याद रखना है प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, प्रेगनेंसी नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में क्या यूज होता है, कौन सा हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन यूज होता है, लेकिन ज़्यादा और कम। तो कौन ज़्यादा कौन कम, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा। जबकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी पिल है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी इसी को यूज कर रहा है। तो डिपेंड करता कहाँ यूज किया है। अगर ओवुलेशन के टाइम में प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा कर देंगे तो ओवा बाहर ही नहीं आएगा। मतलब ओवुलेशन के टाइम में क्या चीज़ कम चाहिए, प्रोजेस्टेरोन कम चाहिए, एस्ट्रोजन ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे LH ज़्यादा चाहिए, FSH कम चाहिए, तभी ओवुलेशन होगा। और जब ओवुलेशन होगा तो क्या बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम। और लूटियम बनेगा तो क्या ज़्यादा होने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ तक 23वां दिन के आसपास, डेट 22-23 दिन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा, एस्ट्रोजन कम। यहाँ पे FSH बढ़ने लग जाएगा, FSH ज़्यादा, LH कम होने स्टार्ट कर देगा। इस जगह पे उल्टा हो जाएगा, बात पलटने लग जाएगा। इसके जस्ट बाद बात पलट जाएगा ये नहीं, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो गया था 23वां दिन के आसपास। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम सबसे मोटा कहाँ था, 22वां-23वां दिन में एंडोमेट्रियम सबसे मोटा था, थिक था। लेकिन जैसे 28वां दिन के आसपास प्रोजेस्टेरोन डाउन, एस्ट्रोजन ज़्यादा, ब्लीडिंग स्टार्ट। प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का काम था एंडोमेट्रियम को क्या करना, मेंटेन करना। वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। अब मेंटेन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। एंडोमेट्रियम टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग की बात करेंगे। बच्चों 14वां दिन ओवा बाहर आता है, ध्यान देना है। तो ये लगभग 24 घंटा वेट करता है ओवा। तो 15वां दिन, 14वां दिन निकलेगा तो 15वां दिन तक वेट करेगा। ओवा का लाइफ होता है, एक बार ओवुलेशन हो गया तो 24 घंटा तक वेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। इस 24 घंटा के अंदर फर्टिलाइज हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या होगा, मारा जाएगा। और स्पर्म का लाइफ होता है ह्यूमन फीमेल के
अंदर, बॉडी के अंदर 72 घंटा, और स्पर्म कितना दिन जिंदा रहेगा? 72 घंटा। मतलब 3 दिन पहले का कपुलेशन 14, 12, 12 या 13, 12, 11 11वां दिन भी कपुलेट किया तो देखो 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। 3 दिन पहले का कपुलेशन प्रेगनेंसी क्रिएट कर लेगा। तो इसीलिए सेफ लेने के लिए लोग 1 दिन और आता है, पहले 1 दिन और ले लिया सेफ लेने के लिए, और इधर भी 1 दिन ले लेगा सेफ लेने के लिए। तो ये जो बीच का 7 दिन है हॉट पीरियड है फीमेल के लिए, प्रेगनेंसी होने का चांसेज इसी पीरियड में है। इस बीच में अगर ह्यूमन फीमेल के बॉडी में कहीं से भी स्पर्म घुसा है तो फर्टिलाइजेशन का चांस है, और अगर हो जाए फर्टिलाइजेशन तो प्रेगनेंसी का भी चांसेज है। फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका चांस? प्रेगनेंसी का भी चांसेज है। कौन सा बीच में? ये ओवुलेशन वाला बीच में, याद रखिएगा। कौन सा डे? 10, 11, 12, 13, इधर 14, 15, 16 की बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी, ह्यूमन फीमेल को अपना ओवुलेशन टाइम पता होता है नहीं, उस समय उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहेगा बॉडी का। उस समय उसका अर्ज, सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होता है कि कहीं से भी बॉडी में स्पर्म चाहिए, कहीं एक तरह से बॉडी डिमांड कर रहा है कि स्पर्म चाहिए, है ना। तो ये सब उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन फीमेल को पता होता है। ये मिड डे होता है मेंसुरेशन का। ये क्या होता है? मिड डे है मेंसुरेशन का। कि मेंसुरेशन का ये कैसा डे है? मिड डे, एकदम बीचों बीच। 28 दिन का साइकिल है, 14वां दिन ओवा बाहर आता है। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ओवुलेशन कब होता है, तो 14वां दिन में 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा बाहर आता है। और यहाँ जो ओवा बाहर आएगा, ओवा किस स्टेज में होगा? मेटाफेज। आप लोग को बताया हुआ है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, सेकेंड स्टेज में। किस स्टेज में होगा? मेटाफेज सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocytes या सेकेंडरी oocytes? मेटाफेज सेकेंड में है तो ये क्या बोले गए? सेकेंडरी oocytes। नहीं, सेकेंडरी oocytes। हैप्लोइड होगा कि डिप्लोइड? तो हैप्लोइड हो जाता है। इस कंडीशन में ओवा बाहर आ जाएगा, बोले तो ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये हॉट पीरियड है। इसके पहले कितना भी बॉडी में स्पर्म चला जाए या इसके बाद कितना भी स्पर्म चला जाए, ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 मंथ में एक ही ओवा बाहर निकलता है, और जो ओवा निकला था वो मर चुका है। तो इससे पहले सेफ पीरियड आता है, ये पूरी तरह से सेफ है, जिसमें प्रेगनेंसी काउज नहीं होगा। और इधर भी ये जो है, ये क्या आएगा? सेफ पीरियड। ओवुलेशन पीरियड निकालेंगे कैसे? ओवुलेशन को निकालने के लिए याद रखिए, जो नेक्स्ट फीमेल को ये पता होता है उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब आना है, किस डेट को आएगा, उसमें से 14 घटाना है। मान लीजिए 28 तारीख को कोई मेंस्ट्रुएशन, या वो 30 तारीख को आने वाला है मेंस्ट्रुएशन, फीमेल को पता है अपना डेट 30 को, तो इसमें से 14 घटा दीजिए। तो जैसे 14 घटाइएगा तो क्या होगा? 16 तारीख। 16 तारीख उसका क्या है? ओवुलेशन टाइम है। नहीं तो बैक से घटाना होता है, पीछे से। लेकिन ये वहीं पे होगा जब साइकिल हमेशा 28 दिन पे रिपीट हो रहा है। अभी रेगुलर साइकिल है तो फिर उसमें ये काम नहीं करेगा। सेफ पीरियड निकालना बड़ा मुश्किल है, अनसेफ पीरियड, इधर सेफ उधर सेफ नहीं। तो ये नेचुरल मेथड है, ये सब आपको फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बताना है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, इसको बचाया जा सकता है। और फाइनली कॉर्पस लूटियम जो 23वां दिन में था वही कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्बिकेंस में। और जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा तो क्या? प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन। जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन, एस्ट्रोजन अप, एंडोमेट्रियम फिर से टूटना स्टार्ट करेगा। आप बोल सकते हैं क्या स्टार्ट? ब्लीडिंग स्टार्ट। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? काफ़ी है इतना, काफ़ी है इतना। इतना में कोई डाउट है तो बोलिए। कॉर्पस लूटियम, एस्ट्रोजन हार्मोन कॉर्पस लूटियम भी सिक्रेट करता है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन तो सिक्रेट करता ही है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है कॉर्पस लूटियम। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट? चलिए, इसी पेज को अगर लिखवाऊं अभी तो फिर आधा घंटा लग जाएगा, लास्ट वाला टेक्स्ट लिखने में। तो यहीं तक रहने देते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल वाला फेज खत्म हो गया। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे